दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के पहले भाग में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम संवैधानिक विकास, कंपनी के शासन के अधीन प्रमुख अधिनियम और उनके प्रावधान, संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष तथा संविधान के प्रमुख स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तथा उच्चतर शिक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग। दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी के शासन के अंतर्गत जो अधिनियम है उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट या इसको जो है हिंदी में नियामक अधिनियम कहा जाता है 1773 का। ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम है और इसका उद्देश्य क्या था? कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ये दोनों दोस्तों बंगाल यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन थी और बंगाल का जो गवर्नर होता था यानी बंगाल जो अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। और दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में की गई। तो ये प्रश्न 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। दोस्तों, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग करने का कार्य भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा 1786 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। दोस्तों, 1786 का जो अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद यानी काउंसिल के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, परीक्षाओं की दृष्टि से या संवैधानिक विकास के क्रम में चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत ये किया गया कि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार हुआ। और दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम के अंतर्गत? तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया। अब आइए देखते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के प्रमुख प्रावधान। दोस्तों, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का अधिकार रह गया था। और दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये दोस्तों देखिए 1833 के चार्टर एक्ट है, इसके प्रमुख प्रावधान में कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान रह गया या अधिकार रह गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
दोस्तों, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य शामिल किया गया और लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। अब आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के प्रमुख प्रावधानों को। तो दोस्तों, नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार द्वारा निश्चित किए जाने का प्रावधान चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत किया गया। और धन जो है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि धन कंपनी देगी और डायरेक्टर यानी निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब आइए देखते हैं संवैधानिक विकास के अगले क्रम में भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधानों को। तो दोस्तों, 1858 का जो अधिनियम रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण था, 1857 की क्रांति के बाद ये अधिनियम पारित हुआ था। तो इसके अंतर्गत किया गया कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दे दिए गए। और इसके अलावा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अंतर ये हुआ कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया और ये भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गया। तो देखिए, 1858 का अधिनियम जो है भारतीय संवैधानिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और यहाँ से कई सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही 1858 के अधिनियम की कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया और भारत राज्य सचिव सर्वे सर्वा हो गया। और इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय हो गया और वो भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गया। अब इसके बाद अभी तक हमने देखा कंपनी के अधीन जो प्रमुख अधिनियम थे। अब देखेंगे जो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत प्रमुख अधिनियम जो हमारे संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो दोस्तों, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि 6 माह रही। इसके अलावा परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। दोस्तों, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और इसके अलावा बम्बई और मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार, अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का अधिकार बम्बई और मद्रास प्रांतों को प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम रहा। अब आइए देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। दोस्तों देखिए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने के अधिकार दिए गए। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और सीमित अर्थों में देखा जाए तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। अब आइए देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका एक अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार 1909 है। और दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पहली बार शुरू की गई और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसका यानी मार्ले मिंटो सुधारों के बाद जो मार्ले मिंटो सुधार के बाद भारत में कई प्रकार के व्यापक परिवर्तन हुए और इन जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में कुछ प्रमुख कथन है। देखिए, गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड का कहना था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में प्रसिद्ध कथन रहे।
अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका दूसरा नाम या अन्य नाम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार है। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ हुआ था और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया और इस अधिनियम का आधार क्या था? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। और इसी आधार पर दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों को, क्योंकि ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। दोस्तों, द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त करके अब केंद्र में लागू कर दिया गया। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों को इस अधिनियम के द्वारा स्वायत्तता दी गई और प्रांतों को स्वशासन और दोहरे शासन के स्थान पर इनको स्वशासन की व्यवस्था की गई 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो प्रावधान थे उसमें गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था और इसमें जो विस्तार किया गया, सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया गया और आधार स्रोत के रूप में भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफ़ी हद तक आधार स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम रहा। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया और इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में एक फेडरल न्यायालय या संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इसके अलावा इसे गुलामी का अधिकार और दासता का आज्ञापत्र कहा गया और इसमें अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट रहा। दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसमें भारत के संविधान में वर्ष 1950 में इसको समाविष्ट किया गया था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम रहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया गया था। अब आइए देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। दोस्तों, अविभाजित भारत का विभाजन 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा और भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई और साथ ही साथ दोनों अधिराज्यों यानी भारत और पाकिस्तान को संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता मिल गई। और दोस्तों, जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रहा, इसके द्वारा भारत का जो राज्य सचिव पद था वो समाप्त हो गया। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। देखिए दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है। तो ये है वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। और कलकत्ता में इस जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई थी। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। और केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या किसके द्वारा बढ़ाई गई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। और दोस्तों, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया?
1937 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। और आप जानते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछता है, सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई या किस अधिनियम के अंतर्गत? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो स्वराज पार्टी ने मई 1934 में संविधान सभा की मांग की थी पहली बार। और एक प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया? ये थे एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में इन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 में। भारतीय संविधान सभा किस प्रक्रिया द्वारा चुनी गई थी? तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान सभा के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, और यहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ है। तो पहला प्रश्न ये है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया, और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा के द्वारा किया गया। दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? इस पर भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिए, संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थीं। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। और आपको बताना है कि इसकी 9 दिसंबर को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के क्रम में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया था, उसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और अंतिम बैठक यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों, संविधान का निर्माण, हमारे जो संविधान था उसका निर्माण करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, और इनसे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी जो थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष थे। तो एक प्रश्न और बनता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर्स थे? एक प्रश्न ऐसे बनता है, कुल मेंबर्स कितने थे? फिर इसी में थोड़ा सा घुमाकर पूछता है कि भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो ये प्रश्न आपके लिए है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा का जो चुनाव परिणाम रहा, तो इसमें कुल सीटें 296 थीं ब्रिटिश भारत से। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली थीं। संविधान सभा के जो चुनाव का परिणाम ये रहा। संविधान सभा से संबंधित जो परीक्षोपयोगी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य जो है प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो महत्वपूर्ण है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे।
अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और भारतीय संविधान को अंगीकृत आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और एक प्रश्न ये बनता है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 389 यानी 389 सदस्य थे संविधान सभा में। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी संविधान निर्माण में। दोस्तों प्रारूप समिति का गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया और प्रारूप समिति में जो सदस्य थे अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। तो जो हमने चर्चा की, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी अध्यक्ष समिति। और इसके सदस्यों में एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान थे। बाद में दोस्तों बी एल मित्र का स्थान एन माधव राव ने लिया था और डी पी खेतान का स्थान टी टी कृष्णमाचारी ने लिया था। तो देखिए प्रारूप समिति संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसके सदस्यों की संख्या 7 थी। देखिए दोस्तों कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा या किस आधार पर निर्वाचित किए गए थे? तो दोस्तों संविधान सभा के जो सदस्य थे प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में निर्वाचित किए गए थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कथन किसका है? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। दोस्तों प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण के लिए जो तदर्थ झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे। दोस्तों आइए देख लेते हैं भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों बंगाल के गवर्नर, पहले गवर्नर कौन रहे? रॉबर्ट क्लाइव, जिनका कार्यकाल 1758 से 1760 और फिर 1765 से 1767 रहा। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग्स, दोस्तों इनका कार्यकाल 1774 से 1785 था और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, बाद में इसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया था और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये 1833 से 1835 ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट द्वारा कहा गया और इस प्रक्रिया में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे और आप जानते हैं 1858 का जो अधिनियम था इसके अंतर्गत कंपनी का जो शासन था, शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हो गया था। लॉर्ड माउंटबेटन, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 से जून 1948 तक भारत के वायसराय रहे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इसके अलावा एक प्रश्न आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के संबंध में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे जिनका कार्यकाल जून 1948 से जनवरी 1950 था। अब आइए देखते हैं दोस्तों संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे और संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान के निर्माण में कुल व्यय 63,96,729 रुपये हुआ था और संविधान का
वाचन, कुल वाचन कितनी बार हुआ था, तो 3 बार हुआ था। और दोस्तों भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दोस्तों अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें मंत्री और मंत्रालय उनके देख लेते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल के पास सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, आसफ अली के पास रेल मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि, CH भाभा के पास कार्य खनन और शक्ति, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और I चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे। तो ये अंतरिम सरकार के प्रमुख जो मंत्रालय और उनके प्रभार थे। दोस्तों अब आइए जानते हैं संविधान के प्रमुख स्रोत। तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है और कई प्रावधान वहां से सीधे सीधे उठा लिए गए हैं। लेकिन अन्य देशों के संविधान से भी कुछ प्रावधान हमने ग्रहण किया है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकारों की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटेन से कौन कौन से विचार लिए गए हैं, तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, विधिका शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक प्रणाली और विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख, ये ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान द्वारा ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमारे संविधान में मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था, ये पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों कौन कौन से प्रावधान, तो देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। इसके अलावा कनाडा के संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हमारी संघात्मक व्यवस्था या संघीय प्रणाली है वो कनाडा से प्रेरित है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, ये सभी कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों आयरलैंड से आप जानते हैं महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया है। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को। दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन है, तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान है। और इसके अलावा ब्रिटेन का संविधान दोस्तों आप जानते हैं कि वो अलिखित संविधान का उदाहरण है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन नोट्स आपने पढ़ा, जो आपके आगामी विविध प्रकार के या विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।